हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की इग्नू सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग एक न्यू चैप्टर जो है समाज शास्त्र की मूल संकल्पनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी ESO 1 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और इसकी पहली बुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से ऑलरेडी आई थिंक 3 लेक्चर हुआ है, जिसमें कि हम लोग जो पहला चैप्टर था ESO 1 की पहली बुक का पहला चैप्टर, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और वो आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र की क्या प्रकृति है और उसका क्षेत्र क्या है, तो उसमें हम लोग विभिन्न विषयों से उसका क्या संबंध है, इसके बारे में भी डिस्कस किए। समाजशास्त्र की मूल संकल्पनाएं क्या हैं, ये चैप्टर 2 है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आखिर में समाजशास्त्र की मूल संकल्पना क्या है, मूल संकल्पना आखिर में क्या होती है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि संकल्पना क्या होती है। तो पहले हम लोग इसी हेडिंग में ही डिस्कस कर लेते हैं समाजशास्त्र की मूल संकल्पनाएं, जो चैप्टर का नाम ही है। संकल्पना आखिर में होता क्या है। तो जैसे कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, ना कि कोई बहुत भारी भरकम डेफिनेशन से समझेंगे। हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो भी हमें दुनिया में कोई भी वर्ल्ड में कोई भी चीज़ जो दिखाई देती है, वास्तविक रूप में कोई भी चीज़ जो है, उसको एक शब्द दिया गया है और उस शब्द से ही हम उस चीज़ को पहचानते हैं या उस वस्तु को पहचानते हैं। तो इसी को हम संकल्पना कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इमेज बनाती हूँ। अब एक मिनट, मुझे बहुत अच्छा तो नहीं आता है, बट फिर मैं ट्राई करती हूँ ये हल्का सा ऐसा करके। ओके, तो ये जैसे कि आप लोगों के सामने ये दिख रहा है एक इमेज, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये सेब होगा या अमरूद होगा, ऐसा कुछ भी आप लोग सोच सकते हैं। तो हम जैसे मान लेते हैं कि मैंने सेब बनाया है। अब सेब जो है, ये आप लोगों ने एक बार अगर देख लिया, कभी भी किसी छोटे बच्चे को दिखा दिया गया कि बेटा ये सेब है, जब सेब देख लिया तो उस बच्चे को आप कभी भी अगर बोलेंगे कि सेब खाना है या सेब चलते हैं खरीद के लाते हैं या किचन में से सेब निकाल के ले आओ, तो उस बच्चे के जैसे ही आप सेब बोलेंगे, माइंड में एक इमेज बनेगी कि हाँ ये उसी को हम सेब कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, मैं जस्ट एक इमेज मैं बनाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक इमेज मैंने बनाया। यहाँ पे आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कार की इमेज है। तो हम ये कहें कि जब भी अगर हम कार अगर एक बार देख लिए, जैसे किसी ने कार देखा ही नहीं है तो उसको पता नहीं है कि कार कैसी होती है। लेकिन अगर किसी ने भी, हमने, आपने, बच्चे ने, किसी ने भी अगर देख लिया कि हाँ एक कार, हमें ये जो है इसको कार कहते हैं, और उसको एक इमेज बन गई है कि कार ऐसी होती है डिज़ाइन में, तो जैसे ही हम बोलेंगे कार, तो माइंड में ये इमेज जो है वो बन जाती है। तो जो एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के लिए, इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें कि 4 पहिए होते हैं, 4 विंडोज़ होती हैं, डोर होते हैं, आगे पीछे ग्लासेस होते हैं, ड्राइवर सीट होता है, लोग बैठते हैं उसमें आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है, इसको हम कार कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो ये हम इमेज देख रहे हैं, जो हमें ये वस्तु दिख रही है, कार है, इस पूरे के लिए सिर्फ यदि हम कार बोल रहे हैं, इस पूरे इमेज के लिए हम अगर कार से बोल रहे हैं, तो ये फुलफिल करता है कि हाँ कार ऐसी होती है। इसी प्रकार से हम चाहे टेबल की बात करें, चाहे कुर्सी की बात करें, चाहे सोफ़ा की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए हम एक पर्टिकुलर जो नाम दिए गए हैं। अब जैसे कि अभी मान लीजिए कि
कार को हमने कहा तो कार जैसा हमें महसूस होगा। बस यदि हमने कहा तो बस जैसा महसूस होगा। ऑटो या टेम्पो कहेंगे तो टेम्पो जैसा महसूस होगा। साइकिल बोलेंगे तो साइकिल जैसा महसूस होगा। मीन्स हमारे माइंड में वो इमेज बनती है जिसके बारे में हम जानते हैं। इसी को संकल्पना कहते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग समझ लिए कि संकल्पना आखिर में होती क्या है। अब हम लोग ये थोड़ा समझेंगे कि विज्ञान में संकल्पना का क्या महत्व है, या संकल्पना की बात हम समाजशास्त्र में क्यों कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जो इग्नू के बुक में समझाया गया है उसी कंटेंट को समझाने की कोशिश करूँगी। प्रत्येक विज्ञान में संकल्पनाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके द्वारा ही सही अर्थों तक पहुँचा जाता है। प्रत्येक वैज्ञानिक शब्दावली संकल्पनाओं को परिष्कृत करती रहती है, यानी उनको और ज़्यादा उन पे काम करके उनको निखारती रहती है। उस नियमावली से अवगत व्यक्ति हर समय उस वस्तु का वही आशय समझेगा जो शब्दावली के अनुसार है। यहाँ पे अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम संकल्पना की बात समाजशास्त्र में क्यों कर रहे हैं। जैसे कि समाजशास्त्र में हम मूल संकल्पना क्या यूज करते हैं, जैसे कि हम समाज एक शब्द है और इसका हम क्या अर्थ निकालते हैं, तो जो हम अर्थ निकालते हैं वो सभी लोग वही अर्थ निकालते हैं। तो ये एक संकल्पना है। वहीं पे समूह जो है ये भी एक संकल्पना है। समूह जैसे ही हम बोलेंगे हमारे माइंड में आएगा कि हाँ समूह आखिर में क्या होता है। दो से ज़्यादा लोगों का ग्रुप हो सकता है, या एक साथ लोग रहते हैं, उनके बीच में आपस में कुछ जो संबंध बन जाते हैं उनको हम समूह कहते हैं। तो इस तरीके से हम समूह को भी सोचते हैं। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि समाजशास्त्र में मूल संकल्पनाएं जो हैं, या आखिर में संकल्पना जो है वो समाजशास्त्र में कैसे जुड़ी हुई है या कैसे हम पढ़ते हैं। तो समाज है, समूह है, परिस्थिति है, परिवार है, नातेदार, ये जो भी टर्म्स हमको दिखाई देते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत, उन सब का पूरी दुनिया में वही अर्थ निकाला जाता है जिस अर्थ के रूप में उसे परिभाषित किया गया है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि आखिर में समाजशास्त्र में कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं। ये हम देखेंगे बहुत सारी संकल्पनाएं हैं, और जिन्हें सभी समाजशास्त्री जो हैं वो एक ही रूप में समझते हैं, उनकी एक ही परिभाषा होती है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे संकल्पना है जिसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली संकल्पना जो निकल के आती है, चूँकि समाज शास्त्र है तो सबसे पहली जो संकल्पना है वो हमारे समाज की ही है। तो आखिर में समाज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि समाजशास्त्री जो होते हैं वो समाज को क्या समझते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों की एक कड़ी होती है। जो सामाजिक संबंध होते हैं, कैसे लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सामाजिक संबंधों की ये एक कड़ी होती है जिसे हम समाज कहते हैं। संबंध जो होता है वो सामाजिक होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जब यह आपसी जानकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है, या एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो ए है वो अपने व्यवहार से बी को प्रभावित करता है, वहीं पे बी जो है वो ए को भी प्रभावित करता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों के बीच में संबंध है ये सामाजिक संबंध है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि मान लेते हैं कोई विद्यालय है, वहाँ पे आप लोगों को जो मुख्य भूमिका दिखती है वो दिखती है अध्यापक और विद्यार्थियों की। तो अध्यापक और विद्यार्थी की जो भूमिका दिखाई देती है, तो आप लोग ये देखेंगे कि जैसे ही क्लासरूम में, मान लेते हैं कि ये क्लासरूम है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, और अध्यापक जो है वो जैसे ही क्लासरूम में प्रवेश करते हैं वैसे ही विद्यार्थी जो होते हैं, अध्यापक को कुछ नहीं कहना है, विद्यार्थी जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं,
और उनके सम्मान के लिए, उनके आदर के लिए खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि ये संबंध जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक सामाजिक संबंध है। इसमें किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में जो व्यवहार हमें दिख रहा है, उनसे जो उनका संबंध बना हुआ है वो एक सामाजिक संबंध कहलाएगा। ये हम कह सकते हैं कि सामाजिक संबंध तभी बनता है जब प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के जो व्यवहार होते हैं या एक दूसरे से किस तरीके से व्यवहार करना है, ये सभी के लिए स्वीकार्य होता है। एक दूसरे के लिए एक दूसरे का व्यवहार जो है वो स्वीकार्य होता है, और तभी हम कहेंगे कि सामाजिक संबंध बनते हैं। इसलिए समाज जो होता है, ये आप लोग अब ध्यान रखिएगा कि समाज जो होता है वो संबंध मूलक संकल्पना है। समाज क्या है? समाज हमको दिखाई थोड़े न देता है। समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। तो ये हम कहेंगे कि समाज जो है वो सामाजिक जो संबंध है, या ये कहें कि समाज जो है वो संबंध मूलक हमारा संकल्पना दिखाई देती है। समाज जो है वो क्या है? संबंध मूलक संकल्पना है, क्योंकि इसका हमें कोई आकार तो दिखाई देता नहीं है। लोगों के सामाजिक संबंधों से जो बना हुआ हमें एक नेटवर्क दिखाई देता है, उसी को हम समाज समझते हैं। दूसरे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि समाज जो है वो एक तात्विक संकल्पना नहीं है, यानी हम उसे देख नहीं सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं। इससे किसी ठोस यथार्थता का पता नहीं चलता है, बल्कि इससे सामाजिक संबंधों का ज्ञान होता है। जब लोग आपस में सुसंगठित एवं सुपरिचित ढंग से संबद्ध होते हैं, तो ये सामाजिक संबंध जो होते हैं वो संस्थागत बन जाते हैं। ये सामाजिक संबंध जो होते हैं वो संस्थागत कैसे बनते हैं? जब हम एक सुव्यवस्थित और सुपरिचित ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो सामाजिक संबंध होते हैं ये क्या हो जाते हैं? ये संस्थागत हो जाते हैं। अब जैसे हम आर्थिक संस्था की बात करें, राजनीतिक संस्था की बात करें, तो उनका उसी तरीके से उसमें संबंध दिखाई देता है। राजनीतिक संस्था में आपको राजनीतिक तरीके से जो भी गतिविधियां होती हैं उस तरीके के संबंध दिखाई देते हैं, और फिर ये एक सुव्यवस्थित और सुपरिचित जो संबंध होता है बाद में वही राजनीतिक संस्था का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, अब इसमें क्या क्या आएगा, तो जैसे कि हम परिवार को ले सकते हैं। परिवार जो होता है एक सुपरिचित और सुव्यवस्थित तरीके से बना हुआ एक ढांचा है। तो परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, इस सभी के सभी जो है हमें सामाजिक संस्थाओं के रूप में, उदाहरण के रूप में दिखाई देते हैं। ओके, अगला हम लोग देखेंगे समाज के प्रकार कौन कौन से हैं। तो समाज हमें विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। अगर हम प्रमुख प्रकारों की बात करें तो आखिर में समाज किस रूप से बटा हुआ है, तो जो सामाजिक संबंध होता है इसी के आधार पे जो मानव समाज होता है, हमारे कैसे सामाजिक संबंध हैं, इसी के आधार पे जो समाज है वो विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो अधिकांश समाजशास्त्री जो हैं वो औद्योगिक समाज को, जिसमें वे रहते हैं, अन्य प्रकार के समाजों से अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अक्सर देखेंगे कि बहुत ऐसे थिंकर हैं जो कि दो समाजों की बात किए हैं, जैसे कि अभी हम चाहे कार्ल मार्क्स की बात करें या फिर हम स्पेंसर की बात करें, दर्कहाइम की बात करें, तो कुछ भी जैसे कि हम स्पेंसर और दर्कहाइम की यदि बात करते हैं तो इन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा कि जो समाजों का वर्गीकरण किया है उनके आकार या माप के हिसाब से किया है। आप लोगों ने देखा है जटिल है, मिश्रित है, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के समाजों की बात की है। तो आकार माप के आधार पे इन्होंने समाज का विभाजन किया है। वहीं पे हम ये देखेंगे कि कुछ और भी तथ्य के बेस पे किए हैं, जैसे कि श्रम के विभाजन की श्रेणी,
आप लोग दुर्कहाइम को अगर आप ले लीजिए तो श्रम विभाजन के आधार पे भी हम समाजों को विभाजित कर सकते हैं। तो श्रम विभाजन की श्रेणी क्या है, उनकी मात्रा क्या है, राजनीतिक संगठन क्या है, या सामाजिक स्तरीकरण हमें समाज में कैसा दिखाई देता है, इसके आधार पे भी हम समाज के प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। अब वहीं पे अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें, कार्ल मार्क्स की यदि बात कर लें तो हम देखेंगे कि इन्होंने समाज का जो विभाजन किया या समाज के प्रकार बताए, इसके लिए आर्थिक कारक को माना है। तो आर्थिक संस्थाओं के आधार पे ये समाज का वर्गीकरण करते हैं। इस प्रकार समाज को हम देखें तो कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। समाज के बारे में बताते हुए जटिल तर्कों में उलझने के बजाय यह अनुभव करना आवश्यक है ज़्यादा कि समाज के विभिन्न प्रकारों का कोई न कोई आदर्श वर्गीकरण मिलता है तथा न ही समाज के विभिन्न प्रकारों का विशुद्ध उदाहरण है कोई। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक समाज के हमने अगर प्रकार जो बता दिए तो वो सेम हर समाज में वैसे ही दिखाई देगा। हर समाज में अलग अलग प्रकार हमें दिखाई दे सकते हैं। समाज शास्त्र को के व्यापक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हम समाज को मुख्यतः अगर देखें तो सिर्फ दो भागों में बांटते हैं। पहला है सरल समाज और दूसरा जो है वो है जटिल समाज। तो हम दो प्रकार के समाजों की कल्पना करते हैं। अब सरल समाज की यदि बात करें तो सबसे प्राचीन या जनजातीय जो सामाजिक संगठन थे, इनको हम लोग सरल समाज में रखते हैं। तो जो हमारे प्राचीन या ये कहें कि जनजातीय जो समाज हमें दिखते हैं उनमें प्राइमरी रिलेशन भी देखने को मिलता है। तो जो जनजातीय समाज हमें देखने को मिलता है या ग्रामीण समाज ये कहें तो हमें सरल समाज के उदाहरण के रूप में दिखाई देते हैं। वहीं पे हम ये देखेंगे कि सामाजिक संबंधों की अति व्यापक रूपों सहित औद्योगिक समाजों को मीन्स जो जटिल समाज है वो उसमें औद्योगिक समाज तो आ ही रहा है, औद्योगिक समाज तो आ ही रहा है। इस समाज के हिसाब से औद्योगिक जो समाज हमें दिखता है इसके कारण लोगों में बहुत ही जटिल संबंध भी दिखाई देते हैं और इसी के कारण हम इसे जटिल समाज कहते हैं। तो अति व्याप्त जटिल जो संबंध दिखाई देता है औद्योगिक समाजों में, इसी को हम जटिल समाज कहते हैं। अब अगला हम अगर संकल्पना की बात करें तो ये आता है सामाजिक समूह। अब सामाजिक समूह क्या होता है, तो ये सारे जो संकल्पनाएं हैं ये आप लोगों को पता है, बट हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेसिक से, जैसा कि आप सभी को पता है कि येसु जो है वो इग्नू के बीए के कोर्स के फर्स्ट ईयर में पहली बुक पढ़ी जाती है। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो हमारे साथी यदि बीए कर रहे हों उनके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल है, या जो साथी जो कि टर्म्स जो आते हैं सोशियोलॉजिकल टर्म्स हैं उनमें अगर कंफ्यूज होते हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों को ये जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं या इसके कंटेंट हैं आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं। एक आम अवधारणा बनी होती है कि जो इग्नू के कंटेंट होते हैं उनका अपना एक स्टैंडर्ड है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जो ये है कि इसके जो कंटेंट होते हैं या स्टडी मटेरियल होते हैं वो पढ़ने और समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। बहुत बार मैंने देखा है, अपने खुद के एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि जो असाइनमेंट आता है उसके लिए क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे लिखें, जबकि बुक हमारे सामने होती है लेकिन क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है उसमें हम उलझ जाते हैं, नहीं क्लियर हो पाता है कि हम कंटेंट कहाँ से लें, कितना लें। तो ये एक बहुत ही एक
कठिनाई भरा काम होता है असाइनमेंट लिखना। इवन एग्ज़ाम की तो बात बाद में करते हैं। तो मेरी जो कोशिश थी वो यही थी कि आप लोगों को जो ये डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उससे कम से कम मैं थोड़े अपनी हेल्प मैं अपनी तरफ से कर सकूं कि आप लोगों को सहूलियत हो सके। अभी सामाजिक समूह की मैं बात कर रही हूँ। तो समूह की संकल्पना जो है, समूह की संकल्पना यहाँ इग्नू की बुक में ही दिया है कि समूह की जो संकल्पना होती है उस समाज शास्त्र का केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु है, जो समूह की संकल्पना है वो केंद्र बिंदु है। ओके। आमतौर पर 2 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पे उन्हें समूह कह दिया जाता है। हम कहते हैं कि समूह जो होती है, परिभाषा भी यही हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यदि एक साथ हैं या उनके बीच में आपस में कुछ संबंध है तो उसको हम समूह कह देते हैं। लेकिन जब समाजशास्त्रीय दृष्टि से हम देखेंगे तो एक समूह के सभी व्यक्ति में कुछ समान बोध होते हैं, उनका आपस में कुछ एक जैसी वी फीलिंग वाली चीज़ होती है, या ये कहें कि उनके जो एक दूसरे के बारे में जो एक कॉग्निटिव जो या बोध की बात करें वो सेम होता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति समान रुचियां होती हैं, उनके लक्ष्य जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनके विश्वास अपने एक जैसे होते हैं, और इससे बने हुए जो एक ग्रुप होते हैं इन संबंधों से, उसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि अधिकारों और दायित्वों के प्रति ये जो समूह होते हैं वो जागरूक भी होते हैं। ऐसा होगा तभी हम उसे सामाजिक समूह कह सकते हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ये है कि परिवार जो होता है वो एक सामाजिक समूह है। वो एक अलग बात है कि ये प्राथमिक समूह है या फिर द्वितीयक समूह है। तो लेकिन जो परिवार होता है ये एक सामाजिक समूह होता है। ओके। सॉरी। अब प्रत्येक समाज में हम ये देखेंगे कि कई प्रकार के समूह भी दिखाई देंगे। जब हम सामाजिक समूह की बात कर रहे हैं तो कई प्रकार के समूहों की बात होती है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से सामाजिक समूहों को वर्गीकृत भी किया है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं उसमें पहला समूह जो होता है वो होता है प्राथमिक समूह। अब प्राथमिक समूह क्या होता है ये आप सभी को पता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि क्या जो सभी छोटे समूह होते हैं, प्राथमिक समूह को हम जानते हैं कि बहुत ही वो छोटे होते हैं, लेकिन क्या जो सभी छोटे समूह होते हैं उनको प्राथमिक समूह कह सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। इनके सदस्य जो होते हैं इनमें आमने सामने का संपर्क होता है। सपोज ये एक समूह है तो इसमें A B C D E जितने भी लोग हैं सबका आमने सामने का संपर्क होता है एक दूसरे से। सब एक दूसरे से आमने सामने से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि इनका आपस का जो संबंध होता है वो घनिष्ठ होता है, सहभागिता का संबंध होता है और एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है। सदस्यों के बीच में संबंध जो होता है वो अपने आप में लक्ष्य बन जाते हैं। किसी लक्ष्य से संबंध नहीं बनते हैं, बल्कि जो संबंध होते हैं यही आपस में लक्ष्य बन जाते हैं। यहाँ पे एक जो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है और ये जो इसकी पहचान है वो ये है कि प्राथमिक समूह से अगर कोई भी सदस्य दूर हो जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अब बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आमने सामने की घनिष्ठ और सहयोगात्मक इन लोगों में अंतःक्रिया होती है। और ये कह सकते हैं कि जो भी प्राइमरी ग्रुप के या प्राथमिक समूह के लोग होते हैं आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको आनंद महसूस होता है या खुशी महसूस होती है, और उनकी दृष्टि में और कोई उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उनका जो ग्रुप होता है ना और उसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खुश होते हैं, वही उनकी लाइफ का उद्देश्य होता है।
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमने और भी किताबें पढ़ी, वहाँ पे तो ये नहीं हमें मिलता है, लेकिन प्राथमिक समूह का यदि कोई भी सदस्य उससे निकल जाता है तो ये कहेंगे कि वो प्राथमिक समूह जो है वो लगभग समाप्त हो जाता है, या उस सदस्य की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग सिर्फ और सिर्फ परिवार को रखिएगा। परिवार में से मान लेते हैं कि कौन कौन है, माँ होती है, पिता होते हैं, पुत्र है, पुत्री है, यहाँ पे हम दादा दादी, चाचा चाची जो भी हैं सब लोगों को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि एक मिनट, हम ये देखेंगे कि ये जितने भी लोग होते हैं इन सब से हमारा एक रिश्ता होता है, और जो रिश्ता होता है वही हमारा अपना एक उद्देश्य के रूप में होता है, ना कि इन रिश्तों का कोई इसके पीछे उद्देश्य होता है कि हम इस वजह से ये हमारे माता हैं और इस वजह से ये हमारे पिता हैं, या ये रीज़न है कि ये हमारे पुत्र हैं या पुत्री हैं या दादा हैं या दादी हैं या चाचा हैं या चाची हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि परिवार से यदि दादा मान लेते हैं इनका देहांत हो जाता है या दादी का देहांत हो जाता है, या किसी भी सदस्य का, माता पिता पुत्र या पुत्री किसी का भी अगर मान लेते हैं कि देहांत हो गया, तो उसकी जगह हम किसी दूसरे को दादा दादी या माता पिता पुत्र पुत्री नहीं मान सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो प्राथमिक समूह की है ये बहुत ही विशेष है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसी बेस पे आप लोग समझ सकते हैं कि प्राथमिक समूह में कौन कौन सा आ सकता है। तो जैसे कि परिवार होता है, या फिर हम नातेदारी में भी देखेंगे कि क्या, जिसमें अगर कोई किसी भी नातेदार की बात करें, यहीं पे जैसे कि अभी हम चाचा चाची, ताऊ ताई या फिर फूआ फूफा जिसको भी हम मान लेते हैं, वो अगर निकल जाते हैं तो दोबारा उनकी जगह कोई दूसरा हमारा फूआ फूफा या ताऊ ताई नहीं बन सकते हैं। तो जो प्राथमिक समूह होता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण परिवार है, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग डिस्कस किए। अगला हम लोग देखेंगे गौड़ समूह। तो गौड़ समूह क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले माइंड में ये रखना है कि जो विशेषताएं प्राथमिक समूह की नहीं हैं फिर वो हमें गौड़ समूह के रूप में दिखाई देते हैं। तो गौड़ समूह हम ये कह सकते हैं कि जो प्राथमिक समूह होता है उससे विपरीत होता है, इसे हम द्वितीयक समूह भी कहते हैं। ये हम देखेंगे कि हमेशा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अक्सर करके ये देखा जाता है कि जो प्राथमिक समूह होता है इससे गौड़ समूह का जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। गौड़ समूह के सदस्य जो होते हैं वो कंपैरेटिवली अगर देखें तो सीमित अपनी संबंध होती है। कोई किसी के पर्सनल नहीं जाने की कोशिश करता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या आपको ऐसा ही करना चाहिए, जैसा कि परिवार में होता है कि हम लोग बाई फोर्सली एक दूसरे को समझाते हैं कि नहीं आप ये कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या किसी को भी हम लोग एक दूसरे को समझाते हैं, एक मोरल सपोर्ट होता है। लेकिन हम इसमें देखेंगे गौड़ समूह में या द्वितीयक समूह में तो सीमित संबंध होते हैं, औपचारिक संबंध होते हैं, यानी इसे हम कहेंगे फॉर्मल रिलेशन। तो औपचारिक समूह होता है, जैसा कि हम देखेंगे कि हाँ क्या किसी उद्देश्य से संबंधित जो संबंध है कि हाँ हमें ये ज़रूरत है तो बस इसके लिए हम लोग जुड़े हुए हैं, तो औपचारिक संबंध होते हैं, ना कि पर्सनल या ये कहें कि इनफॉर्मल संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह के विपरीत यदि हम द्वितीयक समूह या गौड़ समूह की बात करें तो इन लोगों के कुछ विशेष स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि वो जुड़े हुए हैं तो किसी एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए या रुचि के लिए जुड़े हुए होते हैं। आमतौर पे देखा जाए तो श्रम का जो है वो सुपरिभाषित विभाजन होता है इस समूह में कि
ए को ये काम करना है, बी को ये करना है, सी को ये करना है, डी को ये करना है, ई को, एफ को, सबको अलग अलग काम जो होते हैं वो बांटे हुए रहते हैं। और इस समूह के सदस्यों को एक दूसरे की जगह या बाहर निकाल दिया जाए तो भी हम ऐसा नहीं देखेंगे कि समूह में कोई खास असर पड़ता है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर ये पूछें कि क्रिकेट टीम, आप लोग देखेंगे सिर्फ 11 लोगों का समूह होता है जो क्रिकेट टीम होता है। तो ये क्रिकेट टीम में कितने लोग, 11 प्लेयर्स होते हैं। हम देखेंगे एक परिवार को अगर ले लें तो परिवार में भी आपको 11 क्या 15-20 लोग भी दिख सकते हैं अगर संयुक्त परिवार है तो परिवार जो है हमारा प्राथमिक समूह है। इस सबके लिए आपस में एक मोरल सपोर्ट, एक इकोनॉमिक सपोर्ट या हर तरीके से एक दूसरे के लिए जीने के लिए ये लोग तत्पर होते हैं। वहीं पे अगर हम क्रिकेट टीम की बात करें तो मान लेते हैं इसमें से 11 प्लेयर हैं, एक किसी प्लेयर की तबीयत ख़राब हो गई तो उसको किसी दूसरे प्लेयर से रिप्लेस किया जा सकता है और क्रिकेट टीम जो है वो वहीं की वहीं बरकरार रहेगी। तो गौड़ समूह की ये विशेषता होती है कि उसमें से किसी भी व्यक्ति को हम निकाल सकते हैं, उनकी जगह पे किसी दूसरे को रख सकते हैं, जबकि ये प्राइमरी ग्रुप में संभव नहीं होता है। अतः इस समूह के मूल सदस्यों के सदस्य रहने या न रहने के बावजूद भी गौड़ समूह जो होता है या द्वितीयक समूह जो होता है ये अस्तित्व में बना रहता है। इसके सदस्य अगर निकल भी जाते हैं उनकी जगह कोई दूसरा ले लेता है, फिर कोई निकलता है उनकी जगह कोई दूसरा ले लेता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो गौड़ समूह है ये जो है वो बना रहता है, ऐसा नहीं होगा कि वो समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कि अभी हम लोग किसी फैक्ट्री के मेंबर्स की बात करें या फिर हम किसी म्यूज़िक क्लब की बात करें या फिर यहीं पे हमने एग्जांपल दिया है क्रिकेट टीम की बात करें, फुटबॉल टीम की बात करें, इस तरीके के जो भी उदाहरण है ये हमें सेकेंडरी ग्रुप या द्वितीयक समूह की संकल्पना से सुपरिचित करते हैं। ओके, यह संभव है कि गौड़ समूह सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे से, अब जैसे मान लेते हैं कि गौड़ समूह में बहुत सारे सदस्य हैं तो ऐसा संभव हो सकता है कि ये जो बड़ा सा ग्रुप था इसमें से कुछ लोग जो है वो आपस में मिलके और एक प्राइमरी ग्रुप बना लें। अब जैसे कि मान लीजिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगी कि मान लेते हैं एक फैक्ट्री में बहुत लोग काम करते हैं, कम से कम मान लेते हैं 400-500 लोग काम करते हैं, तो उसमें उनके परिवार जो होते हैं, अभी मान लेते हैं कि वो कहीं रहते हैं या किसी कॉलोनी में, मान लीजिए कि कॉलोनी में रहते हैं। अब ये हम देखेंगे कि लोग मिलते तो सबसे हैं, एक ही फैक्ट्री में सब लोग काम करते हैं, मिलते सबसे हैं, लेकिन उनमें से आपस में कुछ ऐसा आप लोग सुनेंगे कि अरे उनकी उनसे बहुत बनती है, उनका तो उनके घर पे आना जाना है, उन लोगों के रिश्ते बहुत खास हैं। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि कुछ 4-5 लोग या 2-3 लोग मिलके एक अपना प्राइमरी जो ग्रुप है वैसा फॉर्म कर लें। तो गौड़ समूह में भी हम ये संभावना देखते हैं कि गौड़ समूह के कुछ लोग जो होते हैं वो प्राथमिक समूह की एक समकक्ष समूह या प्राइमरी समूह तैयार कर सकते हैं। अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि जो आर्मी होती है या कारखाने होते हैं या अन्य जो गौड़ समूह होते हैं इनमें प्राथमिक समूह के गुण आने से हौसला बढ़ जाता है तथा कार्य जो होता है वो अधिक सुचारू रूप से करते हैं। तो ये हम देखेंगे जैसे कि अभी मान लीजिए कि कोई बड़ा सा ग्रुप है और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनको अगर ये फीलिंग आ जाए कि नहीं हमें ये काम करना है, हम सभी एक यूनिट हैं, तो सब मिलके एक प्राइमरी ग्रुप जैसा बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं और तब आप लोग देखेंगे कि एक यूनिटी पाई जाती है और उसके बाद से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है या किसी भी कार्य को अंजाम देना आसान हो जाता है। तो दोस्तों अभी आज तो हम लोग इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद से सामाजिक संस्था है और भी कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि संस्कृति है,
फिर सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक नियंत्रण है। तो इनको हम लोग जस्ट इंट्रोडक्टरी हम लोग समझ रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को डिटेल में समझा भी रही हूँ कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों के पास नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।